सुकरात ने कहा था, समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं है, ये संभावनाओं का संसार है। आज हम ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक लेख के आधार पर भारत की समुद्री व्यापार क्षमताओं और जो इसमें मुश्किलें हैं उन पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास है ही, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी चाहने वालों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकती है। हमारा मकसद क्या है? भारत की समुद्री क्षमता को समझना, जो मौजूदा चुनौतियां हैं उन्हें देखना और आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस पर बात करना। देखिए, कनेक्टिविटी आज की दुनिया में कितनी अहम है ना? ये व्यापार और सहयोग की धुरी है। हाँ, पहले तो समुद्री रास्ते औपनिवेशिक ताकतों के हाथ में थे, पर अब सीन बदल गया है। चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने पूरा खेल ही पलट दिया है। विश्व बैंक भी यही कहता है कि विकासशील देश शिपिंग पर कितना ज्यादा निर्भर है। सोचिए, उनके समुद्री निर्यात का करीब 55% और आयात का 61% इसी से होता है। हाँ बिल्कुल, और ये निर्भरता आप देखें तो बढ़ ही रही है। महामारी आई, इतने भू राजनीतिक तनाव हुए, उसके बावजूद समुद्री व्यापार रुका नहीं। UNCTAD यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, उनका डेटा बताता है कि 2023 में ये 2.4% बढ़कर 12.3 बिलियन टन हो गया है और अनुमान है कि 2024 में ये 2% और बढ़ेगा। तो बंदरगाह जो है वो सच में भविष्य के दरवाजे हैं। 80% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं के जरिए होता है। सप्लाई चेन, सतत विकास, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल मतलब लगभग 11 अरब टन माल ढोया जाता है शिपिंग से। ये तो है, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी तो हैं, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध, फिर लाल सागर में जो तनाव है, मध्य पूर्व का संघर्ष। इन सब ने क्या किया? वैश्विक शिपिंग रूट्स को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका असर ऊर्जा सप्लाई पर, खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो ये और भी मुश्किल है। हाँ, और UNCTAD ये भी बताता है कि जो छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य हैं, मतलब सिड्स, उनकी समुद्री कनेक्टिविटी पिछले 1 दशक में करीब 9% गिर गई है। वो बेचारे तो और पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो दिक्कतें हैं ये ग्लोबल साउथ के कई देशों में दिखती हैं। भारत भी इनमें शामिल है। अक्सर होता क्या है कि इन देशों के पास वो मजबूत शिपिंग क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बुनियादी ढांचा कमजोर है, शासन व्यवस्था थोड़ी बिखरी हुई है, लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत ज्यादा है और भू राजनीतिक स्थितियां भी तो नाजुक हैं। ऊपर से पर्यावरण और जलवायु की चिंताएं अलग है, जो उनके लंबे समय के विकास लक्ष्यों पर असर डालती हैं। चलिए अब जरा भारत पर ध्यान देते हैं। भारत की समुद्री स्थिति तो काफी खास है। हाँ। 9 तटीय राज्य हैं, 1300 से भी ज्यादा द्वीप हैं और हमारा ईजी मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। हमारे पास करीब 1500 जहाजों का बेड़ा है और 217 बंदरगाह हैं, जिनमें 12 तो प्रमुख बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों ने 2023-24 में लगभग 1630 मिलियन टन कार्गो संभाला और अगर आप 2014-15 से तुलना करें तो ये लगभग दुगना है। तब 871.52 मिलियन टन था। तो ये दिखाता है कि दबाव कितना बढ़ गया है। हाँ, दबाव तो बहुत बड़ा है और इसी को देखते हुए भारत का जो समुद्री विजन 2030 है, वो बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को मतलब उसके आधुनिकीकरण को केंद्र में रखता है। और अच्छी बात यह है कि 2023-24 में भारतीय बंदरगाहों ने अपना टर्न अराउंड समय कम किया है, यानी जहाज के आने और जाने में जो वक्त लगता है वो घटकर करीब 22-23 घंटे रह गया है। जैसे पारादीप पोर्ट ने $188 मिलियन का रेवेन्यू कमाया, JNPT को भी $151 मिलियन का नेट सरप्लस हुआ। तो ये दिखाता है कि क्षमता तो है और इसीलिए भारत 2035 तक बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में करीब $82 अरब निवेश करने की योजना बना रहा है। ये एक बड़ा कदम है। हाँ, योजना तो बड़ी है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी हैं। जैसे आधुनिक बंदरगाहों का अभी भी अभाव है। हमारा जो जहाजी बेड़ा है वो काफी पुराना हो गया है। फिर जहाज बनाने की लागत यहाँ बहुत ज्यादा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनमें वो जरूरी स्किल, वो हुनर, उसकी कमी है। और एक बड़ी चिंता है हरित शिपिंग तकनीक। उसमें हमारा निवेश काफी सीमित है। ये सब आपस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं असल में। सही कहा आपने, और समाधान भी फिर जुड़े हुए ही होंगे। डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जैसे ऊर्जा बचाने वाले डिजाइन, शोर पावर मतलब बंदरगाह पर जहाजों को बिजली देना ताकि वो अपना इंजन बंद रख सकें, फिर हरित ईंधन और ब्लॉकचेन, IoT, AI, ऑटोमेशन जैसी तकनीकें। इनसे पारदर्शिता बढ़ेगी, काम तेज होगा,
भारत की जो सागरमाला पहल है उसका एक मुख्य स्तंभ बंदरगाह आधुनिकीकरण है ही। उसका फोकस यही है कि प्रक्रियाएं आसान हो, कुशलता बढ़े और लागत कम हो। अगर कंटेनर और जहाज़ों की आवाजाही पर रियल टाइम डेटा मिले तो ऑपरेशनल स्थिरता काफ़ी बढ़ सकती है। तकनीक तो ठीक है, लेकिन उसे चलाने वाले लोग, ये जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदरगाह बनाने की बात है, इसके लिए कुशल पेशेवर भी तो चाहिए होंगे। भारत को कंटेनर लॉजिस्टिक्स, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये जो नई तकनीकें हैं SPIMS, AI, IoT, इनको संभालने वाले लोग तैयार करने होंगे। तो मतलब क्षमता निर्माण और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा, खासकर उत्सर्जन कम करने के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के 2025 के नेट जीरो नियम आ रहे हैं जो काफी कड़े हैं। अगर भारत को इनका पालन करना है तो अनुमान है कि 2030 तक सालाना 8 से 10 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। इसका सीधा मतलब है कि ईंधन की लागत 14% तक और माल ढुलाई की दरें 5% तक बढ़ सकती हैं। इसके लिए एक मजबूत ग्रीन फाइनेंस रोड मैप चाहिए होगा जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र सभी साथ आएं। शायद हमें टैक्स में छूट या पुराने जहाज़ों को बेहतर बनाने, मतलब रेट्रोफिटिंग के लिए कुछ प्रोत्साहन देने के बारे में सोचना होगा। हाँ, वैसे केंद्रीय बजट 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष MDF की घोषणा तो हुई है, लेकिन क्या ये रकम काफी होगी? शिपिंग कंपनियों के सामने और भी दिक्कतें हैं ना, जैसे टैक्स से जुड़ी असमानताएं हैं, कच्चा माल महंगा आयात करना पड़ता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, जमीन अधिग्रहण में प्रशासनिक देरी होती है और फाइनेंस के विकल्प भी सीमित हैं। तो लगता है कि शायद ये MDF इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त ना हो। निश्चित रूप से। देखिए, भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना, व्यापार में लचीलापन लाने, आर्थिक विकास करने और भविष्य के जो स्थिरता एजेंडा हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर बंदरगाह प्रबंधन सुधरता है, निजी क्षेत्र को सही प्रोत्साहन मिलता है और फाइनेंस के नए रास्ते खुलते हैं, तो भारत यकीनन ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख समुद्री भागीदार बन सकता है। समुद्री महत्वाकांक्षाओं और जो सतत विकास के लक्ष्य है उनके बीच संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर तब जब पूरी दुनिया का शिपिंग उद्योग और ज्यादा कड़े पर्यावरण नियमों की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। इस अहम चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।